हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए होंगे वो तुमने कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 वैसे तो बहुत ही डेंजरस लगता है सबको, ठीक है, लेकिन ये कार्बन कंपाउंड्स एक ऐसा चैप्टर है बेटा कि जिसके अंदर से तुम्हारे मार्क्स बहुत डेफिनेटली बैठेंगे और पता है बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जल्दी से डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड्स को। ठीक है, देखो पहले पेज में एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि पहले पेज से यहाँ पे आएगा। बस यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन दे रखी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, या आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर बनेगा, कंपाउंड के ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से करके जाना। ठीक है, इसके अलावा कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, क्या होती है क्या नहीं होती है, उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान करके जाना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि वाई कार्बन मेक ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वाई कार्बन मेक ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसमें कैसे क्या क्या रहेगा, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं तुम्हें पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि H2, N2, O2 और ये Cl2, ये 4 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछेगा तो इन चारों में से ही पूछेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है किसी और चीज़ को पूछने का। ठीक है, हम बात करते हैं आगे के चैप्टर की। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड और ग्रेफाइट के ऊपर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, लिख करके ले लो कि डायमंड और ग्रेफाइट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड तुम्हें पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट पे मतलब यूं मान के चलो 100% क्वेश्चन पूछेगा, या तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड पे पूछेगा या फिर यूजेस पे पूछेगा। जो भी तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो उसको तुम ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें तुम्हें आएगा। एक ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। देखो वर्सेटाइल नेचर के 3 ही रीजन है कार्बन के। सबसे पहले है कोवेलेंट बॉन्डिंग, दूसरा है सबसे पहले तो टेट्रावेलेंट क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है, दूसरी है कोवेलेंट बॉन्डिंग और तीसरी है उसकी जो कैटिनेशन पावर होती है वो C60 तक वो फॉर्म करता है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ तुम्हें याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बैठेगा। यहाँ पे तुम्हें दे रखे हैं तीनों रीजंस, इन तीनों रीजंस को तुम्हें अच्छे से याद रखना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होमोलोगस सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे हमने पढ़ा है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन 3 चीज़ें होती है। ठीक है, तो अल्केन क्या होता है, जिसमें CnH2n+2 होता है। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, इस पे ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के 2 मेंबर्स के बारे में बताओ। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया कि एक मेंबर तुम्हें दिया गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी दिया गया है, इसका जनरल फॉर्मूला दिया है CnH2n-1-OH लगा रखा है। तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, इसमें तुम्हें बोल दिया इसके किसी भी 3 मेंबर के नाम बताओ, तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तीनों इसके मेंबर्स हो गए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज पे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में तुम पढ़ के जाओ, सैचुरेटेड कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं उसको तुम ध्यान रखना। चेन, ब्रांच और रिंग, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं आना है, बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, आए भी छोड़ देना, मैं कह रहा हूँ तुम्हें गारंटी से, मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ये चीज़ याद रखना कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैसे बनती है। नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन बहुत मुश्किल है इस साल, ठीक है, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आए, इसलिए तुम इस चीज़ को छोड़ सकते हो। फंक्शनल ग्रुप सारे याद होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसका कारण ये है कि नेमिंग भले ही तुमसे ना पूछे फंक्शनल ग्रुप पे, लेकिन दूसरी चीज़ें और वो तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज पे मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि होमोलोगस सीरीज और आइसोबैरिज्म दोनों पे क्वेश्चन बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको तुम ध्यान रखना कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, यहाँ मैंने मार्क कर दिया ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, और होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस क्या होता है। दो अगर होमोलोगस सीरीज में जो है मेंबर्स हैं तो उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनमें सिमिलैरिटी क्या होती है, इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर के ऊपर मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड नोमेनक्लेचर को छोड़ दो। नोमेनक्लेचर आएगा भी तो इस टेबल के अंदर से आएगा, इसके अलावा इस टेबल के बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आना है।
मेन जो क्वेश्चन बनता है वो अब तुम्हारे पास यहाँ आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो 3 इक्वेशंस दे रखी है ना बेटा, कंबशन मतलब जो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, इन चारों प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, कंबशन जो है यहाँ तुम्हें दे रखा है। कंबशन में एक चीज को ध्यान रखना कि सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन कैसा होगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन कैसा होगा, ये दोनों चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो दे रखा है इसको तुम ध्यान से देखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसको तुम ध्यान से देख लेना, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ये जो प्रोसेस है ये रिएक्शन आएगी और यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना कैसे क्या यूज हो रहा है। ये दोनों बेसिकली क्या है बेटा, कैटलिस्ट है। ठीक है, जो कि इस रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली। ठीक है, कैटलिस्ट तो यहाँ पे निकल आएगा भी, या आ गया निकल कैटलिस्ट। एडिशन रिएक्शन के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देयर इज वेरी मतलब 75% चांसेस हैं कि यहाँ से एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन बनेगा। सब्स्टिट्यूशन को तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब मेन जो पार्ट है यहाँ से तुम देखो, ये वाली जो रिएक्शन है ये तुम्हें याद करके जानी है और ये वाली रिएक्शन जो है ये तुम्हें याद करके जानी है। ये 4 नंबर के अंदर कार्बन से आता हुआ क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इथेनोइक एसिड से भी ये रिएक्शन आ सकती है। और इस रिएक्शन के साथ मतलब एस्टरिफिकेशन, सोपेनिफिकेशन, इन वर्ड्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कार्बन से ज्यादा मेहनत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस ये जो रिएक्शंस मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इन रिएक्शंस को याद करके जाना बेटा। अगर तुम्हें ये रिएक्शन याद होंगी तो तुम बहुत इजीली इस चीज को कर जाओगे। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट से 2 क्वेश्चन जो फिक्स्ड हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन जो फिक्स्ड हैं वो यही है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोप ओवर डिटर्जेंट्स और डिटर्जेंट्स ओवर सोप। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, मतलब दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछेगा, पहली चीज। दूसरा है मिजल फॉर्मेशन। मिजल फॉर्मेशन को तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, मतलब ये दोनों टॉपिक में इसके अलावा तीसरा कोई टॉपिक नहीं बचता यहाँ से सोप एंड डिटर्जेंट के अलावा। ठीक है, इस तरह से ये जो पूरा तुम्हारा चैप्टर है ये कर लिया है। और एक दोबारा बोलूंगा कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करना मत भूलना। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं करी